नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोगों का जियोग्राफी क्लास चल रहा है, तो आज जियोग्राफी क्लास जो है कि 14 है। तो इसी जियोग्राफी क्लास में आज हम लोग एग्रीकल्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो एग्रीकल्चर है, इसका पार्ट 1 आज पढ़ेंगे और हो सकता है कि पार्ट 2 कल पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो देखते हैं कि एग्रीकल्चर जो है कि भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एग्रीकल्चर जो है कि भारत के प्राथमिक सेक्टर में आता है। जैसे कि अगर आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर पढ़ेंगे। तो प्राइमरी सेक्टर में जो है कि माइनिंग, कृषि, पशुपालन ये सब आता है। सेकेंडरी में जो है कि प्राइमरी सेक्टर से माल लेकर उसका उत्पादन करना सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और थर्ड सेक्टर में सर्विसेज यानी सेवा क्षेत्र आता है। तो जो कृषि है वो प्राइमरी सेक्टर है, तो पहला ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा, भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या जो है कि कृषि पर निर्भर है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया है। देखिए, फसल जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि एग्रीकल्चर, तो इसमें सिर्फ कृषि ही शामिल नहीं है। इसमें पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन सभी जो है कि जो कृषि से रिलेटेड हैं वो शामिल है। जैसे कि देखिए, फल उगाना, सब्जी उगाना, फूल उगाना, सब्जी, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, खनन। और जैसे कि जो कोल माइनिंग होती है उसे भी हम लोग एग्रीकल्चर में ही शामिल करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि पहले कृषि कितने प्रकार की होती है। पहला, निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि का अर्थ क्या होता है? देखिए, ये जो निर्वाह कृषि होती है वे किसान जो सिर्फ अपना जीवन यापन करने के लिए कृषि करते हैं उन्हें निर्वाह कृषि के नाम से जाना कर जाता है। जिसमें छोटे किसान शामिल होते हैं जिनके पास मुश्किल से 10 बीघा या फिर 5 बीघा जमीन हो, छोटे किसान हो, और वो सिर्फ जितना उगाते हैं उतना अपने परिवार का पेट भरने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, उसे निर्वाह कृषि के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये जो निर्वाह कृषि है इसमें 2 प्रकार की कृषि, मतलब एक गहन निर्वाह, एक आदिम निर्वाह। ये जो गहन निर्वाह है वो जैसे कि छोटे किसान हो गए, जैसे गांव में पाए जाने वाले छोटे किसान हैं वो हो गए, जिनके पास थोड़ी ज़मीन है, उसमें वो बोते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और जाते हैं अपना काम धाम करते हैं। तो ये जो है कि पहले है गहन निर्वाह। दूसरा, आदिम निर्वाह। देखिए, ये जो आदिम निर्वाह है उन्हें जंगली व्यक्ति भी माना जा सकता है, लेकिन वर्तमान में आदिम निर्वाह करने वाले जो प्राणी हैं वो बहुत ही कम मात्रा में है। ये जो आदिम निर्वाह है ये पशुपालन और कृषि दोनों करते हैं। ये ज़्यादातर झूम कृषि करते हैं। और ये जो झूम कृषि है यानी झूम कृषि है वो एक प्रकार की ऐसी कृषि है जो एक बार एक जमीन पर किया गया, इसके बाद दोबारा वहाँ पे करना मुमकिन नहीं होता है। जैसे ये लोग जंगल में अक्सर रहते हैं, जंगल के पेड़ को काटते हैं, पेड़ की कटाई करने के बाद वो जो बड़े हुए बचे हुए क्षेत्र हैं जैसे पत्तियाँ हो गई, ठूंठ हो गए, उनको आग लगा देते हैं। इसके बाद जब जल जाता है तो वही जो राख बचती है और मिट्टी में खुदाई करते हैं और जो है कि उसे थोड़ा बहुत उपजाऊ बनाते हैं। तो उसी में वो लोग कृषि करते हैं, लेकिन उसमें वो तब तक कृषि करते हैं जब तक उसकी उर्वरक क्षमता समाप्त नहीं हो जाती। तो जब समाप्त हो जाती है तो वो लोग उसे छोड़कर किसी और जगह पेड़ काटते हैं और जगह जो है कि वहाँ पर कृषि करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये आदिम कृषि जो है कि स्थानांतरित कृषि यानी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से जाने, जहाँ पे पेड़ काटकर जलाना, उर्वरकता तक कृषि करना है। इसके बाद चलवासी कृषि, पशुचारण भी माना जाता है। देखिए, जो आदिम कृषि है उसमें एक स्थानांतरित कृषि है, एक चलवासी पशुचारण है। देखिए, आदिम कृषि मैंने पहला बताया, जिसमें बताया कि स्थानांतरित कृषि जिसमें पेड़ काटकर जो है कि कृषि जिसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। और इसी आदिम कृषि में एक चलवासी पशुचारण होते हैं। चलवासी पशुचारण का अर्थ ये होता है, आप देखोगे कुछ व्यक्ति हैं जो उनके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां हैं, गाय हैं, वो एक स्थान पे लेते हैं, यहाँ पे चराते हैं। जब यहाँ पे घास समाप्त हो जाती है तो अपने सभी जानवरों को लेकर दूसरे स्थान पे जाते हैं, कुछ महीने रहते हैं, वहाँ पे चराते हैं, फिर वहाँ खत्म होने पर तीसरे स्थान पे चले जाते हैं। जैसे कि पहले आर्य जो थे, आर्यों को भी चरवाहा माना जाता था। ये लोग भूमध्य एशिया से आए थे। तो जो भूमध्य एशिया से आए थे तो वहाँ पे जो है कि रेगिस्तान है। जब वहाँ पे जो है कि सभी चीज़ें समाप्त हो गई तो ये लोग फर्टाइल जमीन देखकर भारत की तरफ आकर्षित हुए और ये लोग जो है कि यहाँ पर आए थे, क्योंकि ये लोग चरवाहा थे, अपने सभी जानवरों को लेकर आए थे और यहाँ पे निवास कर रहे थे। तो ये जो चरवाहा है
वो पशुओं को लेकर विचरण करते रहते हैं, उन्हें चरवाहा पशु चारण कहते हैं। हो गया। निर्वाह कृषि के बाद आते हैं वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि जो है कि जो ज़्यादातर व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता है, और इन व्यापारिक कृषि में देखेंगे तो दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहला, जो खाद्यान्न वस्तुओं का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, और दूसरे जो सिर्फ वाणिज्यिक फसलों का ही उत्पादन करते हैं। जैसे कि मानते हैं कि पहला देखेंगे तो वाणिज्यिक कृषि में पहले वो किसान हो गए जो गेहूं, चावल, मक्का, अरहर, तिलहन जैसे जो है कि फसल उगाते हैं और व्यापक मात्रा में उगाते हैं, और उनसे वो लोग अपना धन अर्जन करते हैं। ठीक है। तो व्यापारिक वाणिज्यिक कृषि में देखेंगे कि मिश्रित कृषि होती है। मिश्रित कृषि का अर्थ ये होता है जहाँ पे फसल भी उगाएं और पशुपालन भी करें, यानी कि फसल के साथ साथ पशुपालन करना मिश्रित कृषि कहलाता है। और एक होती है मिश्रित फसल। देखिए, मिश्रित कृषि अगर आया है तो उसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन। मिश्रित फसल आया है तो फसल तो रहेगी, लेकिन दो टाइप की फसल एक ही खेत में। जैसे कि हम लोग गांव में देखे होंगे तो गेहूं के साथ साथ मटर भी बोया जाता है। गेहूं में देखे होंगे कि गेहूं बोया है, उसमें मटर भी छींट दिया गया है, या फिर सरसों भी छींट दिया गया है। किनारे किनारे से सरसों पूरा छींट दिया गया, बीच में गेहूं है, दोनों फसलें साथ साथ उग रही हैं। इसे मिश्रित फसल के नाम से जाना जाता है। और देखे होंगे कि कहीं कहीं मिश्रित कृषि जो करते हैं, जहाँ पे कृषि किए हैं और भेड़ बकरियां भी पाले हैं, पशु पालन करे हैं, गाय भैंस रखे हैं, दूध भी बेच रहे हैं, तो इसे मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। एक होती है रोपड़ कृषि। मैंने बताया ना, वाणिज्यिक कृषि में जो रोपड़ कृषि होती है वो बहुत ही महंगी कृषि मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो है कि पूंजी बहुत ज़्यादा लगती है, और दूसरा ये बहुत ही जल्दी खराब होने वाली फसलें होती हैं, जिनके लिए समीप में कोल्ड स्टोरेज होना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। देखिए, ये महंगी फसल होती है जिसमें चाय, कहवा, काजू, रबड़, कपास उगाया जाता है। जो ये काजू है और चाय पत्ती है, कॉफ़ी है, बहुत ही जल्दी खराब होने वाली फसलें हैं, जिनके स्टोरेज के लिए समीप में बाजार हो, या फिर बाजार में ले जाकर बेच दें, या फिर कोई कोल्ड स्टोरेज हो जहाँ पे ये ले जाकर वहाँ पे स्टोर करें। ठीक है। उसे रोपड़ कृषि के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। फसल के निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि दो प्रकार के। निर्वाह में गहन निर्वाह, आदि निर्वाह। वाणिज्यिक में मिश्रित कृषि, रोपड़ कृषि। समझ में आ गया। ठीक है। आगे देखते हैं कि जो फसलें हैं उनके कौन कौन से सीजन बांटे हुए हैं, यानी कि क्रॉपिंग पैटर्न कौन कौन से हैं। पहला, रबी। रबी जो है कि एक शीत ऋतु में बोया जाने वाला फसल माना जाता है, जो अक्टूबर से लेकर सितंबर या फिर कहीं कहीं दिसंबर तक की बोया जाता है। जहाँ पे जो है कि लेट बुआई होती है वहाँ पर देखेंगे शीत ऋतु में बोया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु यानी कि अप्रैल से जून के मध्य इसकी कटाई होती है। बोया जाता है अक्टूबर से सितंबर, कटाई होती है अप्रैल से जून के मध्य। ठीक है। ये उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत, अगर हम लोग भारत का नक्शा देखेंगे, अगर ये भारत का नक्शा है तो ये हो गया आपका उत्तर और उत्तर पश्चिम, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे जो है कि रबी की कृषि ज़्यादा मानी जाती है, जिसमें जौ, चना, मटर, गेहूँ, सरसों आदि जो प्रमुख फसलें हैं वो रबी की फसल मानी जाती हैं। ये शीतोष्ण पश्चिमी जो विक्षोभ के कारण, यानी कि जो शीत ऋतु में वर्षाएं होती हैं उन वर्षाओं पे लगभग निर्भर रहती हैं। ये कृषि जो है कि पश्चिमी शीतोष्ण विक्षोभ जो आती हैं उनके कारण यहाँ पे वर्षा मिलती है, और इन्हें बहुत ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें सिर्फ 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर की वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। इन्हें कम वर्षा की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि ठंडी के मौसम में हम लोग देखे होंगे तो ओस पड़ती है। ओस पड़ने के कारण इन्हें पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है, जिनके कारण बहुत ज़्यादा वर्षा इनके लिए हानिकारक होती है। ठीक है। खरीफ की फसल, खरीफ के पश्चिम मानसून के आगमन में बोया जाता है। जैसे मानसून का आगमन कब होता है? मई के बाद। यदि हम उत्तर भारत में हैं तो देखेंगे कि मई से वर्षा होना स्टार्ट हो जाता है, तो यही मई से लेकर जून के मध्य जो है कि खरीफ की फसल बोई जाती है, और इसे कटाई सितंबर से अक्टूबर में कटाई होती है। जैसे वर्तमान हम लोग देखे होंगे
धान की कटाई शुरू हो गई है। तो इस समय जो है कि अक्टूबर का महीना चला है, तो धान की कटाई सितंबर से अक्टूबर के माह तक धान की कटाई होती है। और यही जो सितंबर के बाद कटाई हो जाएगी तो ये अक्टूबर में गेहूँ बोया जाना प्रारंभ हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये इसकी प्रमुख फसलें हैं जो खरीफ की फसल में बोई जाती हैं। ये फसल याद रखिएगा, जिसमें चावल, मक्का, ज्वार, कपास, मूंग, उड़द, जूट जैसे प्रमुख फसलें जो है कि रबी की फसल मानी जाती है। यहाँ पे वर्षा की मात्रा अधिक होती है और आर्द्रता भी अधिक चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो वर्षा होती है 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। आप देखे होंगे जो धान बोया जाता है वो पहले पानी पूरा बोर दिया जाता है, फिर पानी में ही बोया जाता है, यानी कि इसकी पानी बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है। इसके बाद देखते हैं जायद की फसल। ये जो जायद की फसल होती है ये मिक्स फसल है, यानी कि जो फसलें रबी और खरीफ में नहीं बोई जाती, उनके मध्य में जो समय पीरियड बचता है उसमें जायद की फसलें बोई जाती हैं, जिसमें करीब जून और अगस्त के मध्य में कुछ समय बचता है। इसके बाद जो है कि जब कटाई होती है यानी बुआई के पहले, यानी कि देखिए अक्टूबर और दिसंबर और सितंबर, ये है सितंबर पर अक्टूबर और ये जून, तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जब आलू बोया जाता है तो उस समय सब्जी उब्जी की खेती की जा सकती है। तो वही जून से अगस्त के मध्य में ये जायद की फसल बोई जाती है, जिसमें खरबूज, खरबूजा, बरसिंग वरसिंग चारे उरे बोए जाते हैं, सब्जियां लगाई जाती हैं, जिसमें प्रमुख खरबूज और खरबूजा प्रमुख हैं। इसमें 30 से लेके 40 सेंटीमीटर की वर्षा ही आवश्यकता होती है। और कुछ फसलें हैं जो तीनों में होती है, जैसे अरहर की फसल पूरे वर्ष लगता है इन्हें होने में। तो अगर पूछे कि गन्ने का फसल कौन सी फसल है तो ये पूरा साल लेता है, तो ये रबी, खरीफ, जायद तीनों की फसल मानी जा सकती है। अरहर की फसल जो है कि एक वर्ष में होती है, तो ये भी रबी, खरीफ, जायद तीनों की फसल मानी जा सकती है। तो हम लोग समझ गए कि रबी, खरीफ, जायद हो गया, और निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि, मिश्रित रोपड़, स्थानांतरित, चलवासी, गहन आदि। तो ये हम लोग आज एग्रीकल्चर का बेसिक जो है कि सब कवर कर लिए हैं। कल हम लोग देखेंगे कि कौन सी फसल भारत में किस क्षेत्र में अधिक मिलती है, जैसे कि गेहूँ कहाँ पे ज़्यादा उगाया जाता है, गेहूँ उगाने के लिए कितनी सेंटीमीटर की वर्षा आवश्यकता होती है, गेहूँ के लिए कौन सा मौसम पर्याप्त होता है, यानी कि कौन सी मानसून की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम लोग अगर समय बचेगा तो हम लोग देखेंगे कि भारत कौन कौन सी फसलें सर्वाधिक इंपोर्ट करता है और कौन कौन सी फसलें एक्सपोर्ट करता है। तो हम लोग कल डाटा देख लेंगे और प्रमुख जो फसल है वो भी देख लेंगे। तो आज चलते हैं, ठीक है, धन्यवाद।